मार्च 2026। मध्य पूर्व में अचानक युद्ध छिड़ जाता है और तेल की कीमतों में एकदम से 50% की आग लग जाती है। बहुत बड़ा उछाल था वो। हाँ ना, मतलब आम समझ तो यही कहती है कि दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मच जाना चाहिए, सोने की कीमतें आसमान छूनी चाहिए और घबराए हुए निवेशकों को अपना सारा पैसा सुरक्षित जगहों पर छुपा लेना चाहिए। बिल्कुल यही होता है आमतौर पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोने की कीमतें उल्टी गिर गईं, शेयर बाजार में मतलब कोई भारी क्रैश नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वित्तीय बाजारों ने इस भयंकर संकट पर बस एक छोटी सी जम्हाई ली हो। देखिए, ये सच में एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी को भी हैरान कर दे। क्योंकि जब दुनिया में कहीं भी गोलियां चलती हैं तो सबसे पहली प्रतिक्रिया घबराहट की ही होती है। लेकिन अगर हम डेटा को करीब से देखें ना, तो पता चलता है कि बाजार किसी अंधी भावना से नहीं चलता। वो एक बहुत ही ठंडी और गणितीय प्रक्रिया से चलता है, जिसे हम मूल्य निर्धारण या प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा पूरा ध्यान अश्वत्थ दामोदरन के उस विश्लेषण पर है जो उन्होंने मार्च 2026 में ईरान युद्ध के दौरान वित्तीय बाजारों के व्यवहार पर किया। हाँ, बहुत ही दिलचस्प वीडियो था वो। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य ये डिकोड करना है कि बाजार ने इस संकट को कैसे तौला। हम सिर्फ शुरुआती झटके की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलावों को समझेंगे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को हिला रहे हैं। सही कहा। और हाँ, यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हमारे स्रोत में राजनीतिक नेताओं या देशों का जो भी जिक्र है, हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना या किसी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष रहना है हमें। हाँ, हम यहाँ केवल और केवल इस बात का चीरफाड़ कर रहे हैं कि पूंजी किस दिशा में बह रही है और क्यों बह रही है। क्योंकि दामोदरन का भी यही मानना है कि संकट के समय जब सबसे ज्यादा अनिश्चितता होती है, तभी निवेशकों को सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां सबसे बड़ा धमाका हुआ, यानी कच्चे तेल का बाजार। कच्चे तेल की बात करें तो मार्च महीने में ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोनों की कीमतों में लगभग 50% का भारी उछाल आया। अब 50% कोई छोटी मोटी छलांग तो है नहीं। ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल काफी है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी तेल में इतना बड़ा अंतर क्यों आ गया? मतलब दोनों कच्चा तेल ही तो है, फिर ब्रेंट क्रूड अचानक अमेरिकी तेल की तुलना में इतने भारी प्रीमियम पर क्यों बिकने लगा? देखिए, यहीं पर भूगोल और भू राजनीति का असली खेल शुरू होता है। कच्चा तेल सिर्फ जमीन से निकालने की बात नहीं है, उसे रिफाइनरी और फिर ग्राहकों तक पहुंचाना भी उतना ही अहम है। सही बात है। ब्रेंट क्रूड मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मानक है। जब युद्ध शुरू हुआ तो डर सिर्फ इस बात का नहीं था कि तेल के कुएं नष्ट हो जाएंगे। असली खौफ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर था। अच्छा। ये समुद्र का वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने तेल की सप्लाई लेता है। तो मतलब डर उत्पादन का नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का था। बिल्कुल। अगर वो समुद्री रास्ता बंद हो जाता तो तेल चाहे जितना भी मौजूद हो वो किसी काम का नहीं रहता। इसे ही हम सप्लाई चेन का खौफ कहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल इस खास समुद्री रास्ते पर उतना निर्भर नहीं है। अमेरिका का अपना एक विशाल घरेलू उत्पादन और बुनियादी ढांचा है। हाँ, उनका अपना सिस्टम है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत में जोखिम का एक बहुत बड़ा प्रीमियम जुड़ गया, जबकि अमेरिकी तेल पर उस भौगोलिक अनिश्चितता का असर थोड़ा कम दिखा। ये बात समझ में आती है। जोखिम जहां ज्यादा होगा, कीमत वहीं भागेगी। लेकिन जब हम तेल की कीमतों की डेटा को थोड़ा और कुरेदते हैं ना, तो एक और अजीब चीज नजर आती है। वो क्या? हाजिर बाजार में यानी स्पॉट प्राइस में तो आग लगी हुई थी, लेकिन जब हम दिसंबर के फ्यूचर प्राइस को देखते हैं तो वहां कोई खास हलचल नहीं थी। बाजार ऐसा बर्ताव करा था जैसे ये संकट कुछ ही महीनों का मेहमान हो। इसे समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बाजार हमेशा भविष्य की ओर देखता है। स्पॉट प्राइस वो कीमत है जो कोई आज मतलब इसी वक्त अपनी जरूरत पूरी करने के लिए चुकाने को तैयार है। वहां घबराहट थी। हाँ, वहां तो पैनिक हो गई। लेकिन फ्यूचर मार्केट ठंडे दिमाग से काम कर रहा था। वो ये मानकर चल रहा था कि ये कोई ऐसा संकट नहीं है जो सालों साल तेल की आपूर्ति को रोक कर रखेगा। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं,
तो ये ऐसा है जैसे आप अचानक किसी भयंकर ट्रैफिक जैम में फंस गए हो। हाँ बिल्कुल। आसपास की गाड़ियां फंसी हुई हैं, एकदम हड़कंप मचा है। ये स्पॉट प्राइस है जो एकदम आसमान छू रही है, क्योंकि सबको उसी वक्त रास्ता चाहिए। लेकिन आपका जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बता रहा है कि बस आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। यानी जो लोग 2 घंटे बाद उस हाईवे पर आने वाले हैं, उनके लिए कोई घबराहट नहीं है। और यही हमारा फ्यूचर प्राइस है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। बाजार ये नहीं कह रहा था कि तेल की कीमतें रातों रात युद्ध से पहले वाले स्तर पर आ जाएंगी, लेकिन बाजार को इस बात का पूरा भरोसा था कि जो 50% का उछाल आज दिख रहा है वो एक अस्थायी रुकावट है, कोई स्थायी ढांचागत बदलाव नहीं है। चलिए, तेल की बात तो हो गई, लेकिन जब भी इतिहास में ऐसा हुआ है तो तेल की कीमतों में उछाल हमेशा अपने साथ एक बहुत बड़ा भूत लेकर आता है, और वो है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। महंगाई का डर तो रहता ही है। मार्च 2026 में भी ट्रेजरी दरों ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया ना। हाँ, ट्रेजरी दरों के आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। 2 साल और 5 साल की परिपक्वता वाली ट्रेजरी दरों में लगभग 4% की वृद्धि देखी गई। अच्छा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि यील्ड कर्व ऊपर की ओर झुक गया। मैं चाहूंगा कि हम इस यील्ड कर्व वाले हिस्से को थोड़ा और खोलें, क्योंकि अक्सर ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत जटिल गणितीय समीकरण हो। असल में बाजार इससे क्या कह रहा था? देखिए, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो यील्ड कर्व सिर्फ ये बताता है कि सरकार को अलग अलग समय अवधि के लिए कर्ज देने पर कितना ब्याज मिलेगा। जब ये वक्र ऊपर की ओर झुकता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि निवेशक भविष्य में ज्यादा ब्याज की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि महंगाई बढ़ने वाली है। हाँ, क्योंकि महंगाई पैसे की कीमत कम कर देती है। बिल्कुल, इसलिए बाजार ने ये मान लिया था कि भले ही युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन इस झटके के कारण जो महंगाई सिस्टम में घुसेगी वो मध्यम अवधि तक बनी रहेगी। और आमतौर पर जब ऐसा होता है कि युद्ध चल रहा हो, महंगाई बढ़ने का डर हो, तो शेयर बाजार औंधे मुंह गिरते हैं। लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी थी। यही सबसे आकर्षक बात यह है कि S&P 500 का इक्विटी रिस्क प्रीमियम 8.34% से बढ़कर 9.07% हो गया। मतलब सिर्फ 4% की वृद्धि? हाँ, कहने को ये वृद्धि है, लेकिन 2008 के वित्तीय संकट या 2020 के कोविड क्रैश के तुलना में यह उछाल कुछ भी नहीं है। तो बाजार कर क्या रहा था? बाजार घबरा नहीं रहा था, वो बस खुद को नए माहौल के हिसाब से ढाल रहा था। नए जोखिमों का गणित लगाकर अपनी कीमतें फिर से तय कर रहा था, जिसे हम रीएडजस्टमेंट कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा सबूत सोने की कीमतों में भी देखने को मिला। सोने को हमेशा से संकट के समय का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस बार जब युद्ध हो रहा था, सोने की कीमतें 10.4% नीचे गिर गई। हालांकि ये सच है कि 2025 में सोना अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि संकट आने से पहले ही लोगों ने अपनी सुरक्षित जगहें तलाश ली थी? ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। जब कोई संपत्ति पहले से ही आसमान पर हो तो संकट आने पर उसमें और उछाल की गुंजाइश कम बचती है। सही बात है। और इसके विपरीत बिटकॉइन का प्रदर्शन अच्छा रहा। ऐतिहासिक रूप से बिटकॉइन संकट के समय बहुत भरोसेमंद नहीं रहा है, लेकिन इस बार उसका ना गिरना ये साबित करता है कि बाजार में वो अंधा खौफ नहीं था। तो अगर समग्र रूप से बाजार नहीं घबरा रहा था, तो इसका मतलब है कि वो जोखिम को बहुत बारीकी से अलग-अलग भौगोलिक हिस्सों में बांट रहा था। बिल्कुल। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम क्षेत्रीय बाजारों का प्रदर्शन देखते हैं। एक तरफ तो वैश्विक शेयरों में लगभग $15 ट्रिलियन स्वाहा हो गए। अमेरिकी बाजार 8% गिर गया। हाँ, 9% की वैश्विक गिरावट थी वो। और भारत और एशिया का तो प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, जो तर्कसंगत लगता है क्योंकि वे तेल आयात करते हैं। लेकिन जिस इलाके में सचमुच युद्ध चल रहा था, यानी मध्य पूर्व, वहां की शेयर बाजारों ने अफ्रीका और रूस के साथ मिलकर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ये सच में हैरान करने वाला लगता है। वही तो, ये कैसे संभव है? जिस घर में आग लगी हो, उसी घर की कीमत कैसे बढ़ सकती है? देखिए, ये पूरे डेटा का सबसे बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का गणित समझें तो ये पूरी तरह से तार्किक है। इसे दोहरे प्रभाव के नजरिए से देखना होगा। दोहरा प्रभाव? हाँ, बाजार हर चीज को तराजू के 2 पल्लों पर तौलता है। एक पल्ले पर था युद्ध और हिंसा का निकटकालिक जोखिम, बुनियादी ढांचे को नुकसान। ये नकारात्मक प्रभाव था। और दूसरे पल्ले पर क्या था? दूसरे पल्ले पर था कच्चा तेल। ये देश मुख्य रूप से तेल निर्यातक हैं।
तेल की कीमतों में अचानक 50% का उछाल आने का मतलब है कि इन देशों की राष्ट्रीय आय में एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक इजाफा हो गया। अच्छा। बाजार बहुत ही निर्मम होता है। उसने हिसाब लगाया कि हिंसा से होने वाला संभावित आर्थिक नुकसान कितना है और तेल की कीमतों से होने वाला निश्चित आर्थिक मुनाफा कितना है। गणित ने साफ कर दिया कि मुनाफे का पल्ला भारी था। निर्मम लेकिन बिल्कुल सटीक। और ये निर्मम तार्किकता हमें एक और जगह दिखाई देती है, सॉवरेन सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के आंकड़ों में। मूडीज जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने इस पूरे संकट के दौरान प्रभावित देशों की रेटिंग बदलने में बहुत सुस्ती दिखाई, लेकिन बाजार ने उनका इंतजार नहीं किया। रेटिंग एजेंसियां वैसे भी बहुत धीमी गति से काम करती हैं। अगर पीछे मुड़कर देखें तो 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था। मैं इस पर थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। अगर करोड़ों अरबों डॉलर का दाव लगा हो तो कोई महीनों इंतजार कैसे कर सकता है? अगर सीडीएस बाजार रियल टाइम में सच बता रहा है तो क्या ये रेटिंग एजेंसियां कल का अखबार पढ़ने जैसी नहीं हो गई? ये बहुत ही सही सवाल है। रेटिंग एजेंसियां लंबी अवधि का एक नजरिया देती हैं, लेकिन जब तुरंत जोखिम मापना हो तो सॉवरेन सीडीएस बाजार ही काम आता है। और यहाँ हमें असली जोखिम दिखाई दिया। उसमें क्या बदलाव आए? अबू धाबी का स्प्रेड 52% उछल गया। बहरीन, यूएई, इराक और ओमान में बड़ी छलांग देखी गई। वहीं सऊदी अरब और इजराइल में ज्यादा बदलाव नहीं आया। अच्छा, और अमेरिका का? संघर्ष शुरू करने के कारण अमेरिकी सीडीएस भी तेजी से बढ़ा। ये बाजार का असली रियल टाइम मीटर था। ये सच में आंखें खोलने वाला है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि बाजार ने शुरुआती झटके को कैसे पचाया, तो बड़ा सवाल ये आता है कि भविष्य को कैसे आंका जाए। दामोदरन ने भविष्य के जोखिम को मापने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट सवाल रखे हैं। बिल्कुल, और ये 3 सवाल तय करते हैं कि कोई निवेश को लेकर संतुष्ट रहे या पूरी तरह से घबरा जाए। पहला सवाल बहुत सीधा है, ये युद्ध कब तक चलेगा? कुछ दिन, सप्ताह या महीनों या सालों तक? हाँ, समय बहुत अहम है। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल बुनियादी ढांचे से जुड़ा है। बुनियादी ढांचे पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या मामूली और जल्दी ठीक होने वाला नुकसान है या स्थायी विनाश? और तीसरा सवाल जो मुझे लगता है कि सबसे जटिल है, युद्ध के बाद मध्य पूरब का राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य कैसा होगा? बिल्कुल, खासकर ईरान का नया शासन कैसा व्यवहार करेगा? क्या वो अधिक शांतिपूर्ण होगा या अधिक शत्रुतापूर्ण? दिलचस्प बात यह है कि दामोदरन खुद को चिंतित श्रेणी में रखते हैं। स्रोत के अनुसार उनका मानना है कि युद्ध हफ्तों में खत्म हो जाएगा, बुनियादी ढांचे का नुकसान जल्दी ठीक हो जाएगा, इसमें पैसा तो लगेगा, और नया शासन कम शत्रुतापूर्ण होगा लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं। हाँ, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो निवेशकों की जो पूर्व मान्यताएं होती हैं, जिन्हें प्रायर्स कहते हैं, वही ये तय करती हैं कि वे भविष्य को कैसे देखते हैं। मतलब अगर कोई पहले से डरा हुआ है तो उसे हर चीज में खतरा दिखेगा। एकदम सही। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करते हैं, दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलाव। यह युद्ध वैश्विक निवेश को हमेशा के लिए बदल सकता है। पूंजी प्रवाह में बदलाव की बात कर रही हैं आप, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से मध्य पूर्व का पैसा दुनिया भर में एआई स्टार्टअप से लेके प्रीमियर लीग के क्लबों तक जा रहा था। बिल्कुल, लेकिन ये पूंजी प्रवाह अब कम हो जाएगा, इसे थ्रॉटल कर दिया जाएगा। तो इसका वैश्विक स्टार्टअप्स पे क्या असर पड़ेगा? इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्टार्टअप्स का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन गिरेगा, क्योंकि जोखिम भरी पूंजी की जो सप्लाई थी वो घट जाएगी। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? मध्य पूर्व अब अपना पैसा वापस अपने क्षेत्र में लगाएगा। रेगिस्तान में स्की रिजॉर्ट या भविष्य के अत्याधुनिक शहरों जैसे दिखावटी प्रोजेक्ट्स की जगह वे तेल की एक मजबूत और लचीली सप्लाई चेन बनाने पर खर्च करेंगे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब यदि वैश्विक स्टार्टअप्स का ये आसान पैसा सूख जाता है तो क्या सिलिकॉन वैली और उभरते हुए टेक हब्स को अपने व्यापार मॉडल को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वे अब आंतरिक विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो मार्च 2026 के संकट ने दिखाया है कि वित्तीय बाजार घबराहट से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से किए गए मूल्य निर्धारण से चलते हैं। बिल्कुल। तेल के झटके से लेकर मध्य पूर्व की बदलती निवेश रणनीतियों तक हर डेटा एक नई कहानी कह रहा है। सही कहा। लेकिन जाते जाते एक विचारणीय अंतिम प्रश्न है जिस पर गौर करना चाहिए। यदि पूंजी का प्रवाह अब सीमाओं के पार जाने के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर अपनी रक्षा करने में यानी एक फोर्ट्रेस मेंटालिटी में लग जाएगा
तो वैश्विक नवाचार की उस अगली पीढ़ी का क्या होगा जो हमेशा से इस सीमा रहित पूंजी पर निर्भर रही है? ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था की इन गहराइयों में हम फिर गोता लगाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और विश्लेषण करते रहिए।